मगर मैं आज महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। महाराष्ट्र के अंदर अपार संभावनाएं देश की आजादी के वक्त से ही पड़ी थी और एक प्रकार से महाराष्ट्र देश के औद्योगिक विकास का पर्याय बना, परिचायक बना और सालों से महाराष्ट्र औद्योगिक विकास में देश का नेतृत्व करता है और ये हमारी मुंबई नगरी को इसीलिए देश की आर्थिक राजधानी का गौरव भी मिला। स्टॉक मार्केट इनके मुख्यालय यहां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय यहां, सेबी का मुख्यालय यहां, सारी चीजें यहां इसलिए आई है क्योंकि ये हमारी आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र ने भी देश के विकास में अपना योगदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीच में एक थोड़ा कालखंड आ गया, मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, मगर देवेंद्र जी और एकनाथ जी दोनों बैठे हैं। देवेंद्र जी का पहला कार्यकाल, एकनाथ जी और देवेंद्र जी का संयुक्त कार्यकाल और देवेंद्र जी का ये लगभग समाप्त होने वाला 1 साल, ये मिलाते हैं तो महाराष्ट्र को एक नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ, दूरदर्शिता के साथ डेवलप करने का काम किया। आज देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है, सबसे अधिक एफडीआई महाराष्ट्र में आता है और इनफ्लो में 39% हिस्सा महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आते हैं, सबसे ज्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में है और देश के स्टार्टअप में महाराष्ट्र के स्टार्टअप का हिस्सा 25%, मतलब हर चौथा स्टार्टअप महाराष्ट्र का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और एक प्रकार से कंटेनर डेपो की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह अब वाधवान में महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा, बहने ज्यादा ताली बजाए जरा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली माताएं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन की योजना में आज लीडिंग स्टेट बन गया है। देश का सबसे बड़ा निर्यातक राज्यों में एक महाराष्ट्र है। औद्योगिक उत्पादन में महाराष्ट्र 15 साल से 1 से 3 में ही रहा है और मुंबई, मैं जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, मुंबई एक प्रकार से मेरे जैसे व्यक्ति को डर लगता था कि मुंबई का आने वाले दिनों में क्या होगा। बढ़ती जाती आबादी, पुराने जर्जर घर, झोपड़पट्टियों का अंबार और ट्रैफिक की समस्या का कोई रास्ता नहीं सूझता था। मैं मेरे साथी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां देवेंद्र जी की पहली सरकार बनी, कुछ ही समय में ऊपर उस वक्त मोदी जी की सरकार बन चुकी थी और मुंबई के समस्याओं के समाधान के लिए शायद किस एक शहर की समस्याओं के समाधान के लिए 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मोदी जी के नेतृत्व में मुंबई शहर के लिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, हमारी जो कामकाज के तरीके पर टीका और टिप्पणी करते हो, किसमें विजन है? कितने साल आपके पास महाराष्ट्र रहा? क्या किया आपने? महाराष्ट्र छोड़िए, मुंबई की समस्या के लिए क्या किया? भाइयों बहनों, लगभग 337 किलोमीटर की 1.5 लाख करोड़ की मेट्रो सिर्फ मुंबई में आज बनने की शुरुआत हुई। अटल सेतु 17,000 करोड़, कोस्टल रोड 13,000 करोड़, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक 11,000 करोड़, वर्सोवा विरार सी लिंक 55,000 करोड़, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर 60,000 करोड़, सिवड़ी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर 1294 करोड़, ठाणे कोस्टल रोड 2535 करोड़,
संजय गांधी नेशनल पार्क टनल 16,000 करोड़, ऊर्जा मार्ग 3,000 करोड़, नैनो परियोजना, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया जो बन रहा है 19,646 करोड़, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3,780 करोड़, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल 1,08,000 करोड़, वाधवान पोर्ट 80,000 करोड़ और पुनः विकास की योजनाएं 23,000 करोड़। मैं जो लोग सवाल उठाते हैं उनको पूछना चाहता हूं, पूछते हैं ना डबल इंजन की सरकार ने क्या किया क्या किया क्या किया, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, आपकी भी डबल इंजन की सरकार यहां रही 10 साल तक। ऊपर सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद पवार जी इसमें मंत्री थे, और यहां पर भी यूपीए की सरकार थी। अगर आप सब ये सब कर जाते थे तो देवेंद्र के करने के लिए कुछ ही न बचता, मगर आप मुंबई को भाग्य के भरोसे छोड़ दिए थे। बीच में एक थोड़ा व्यवधान आया 1-1.5 साल का, फिर एकनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो भी डबल इंजन की सरकार रही, और फिर देवेंद्र जी फिर से मुख्यमंत्री बने, एकनाथ जी भी साथ में है, फिर से डबल इंजन की सरकार बनी। ये डबल इंजन सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी और एकनाथ जी के नेतृत्व में 7 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक इन्वेस्टमेंट कर एक प्रकार से मुंबई को बचाने का काम किया। हम जब अटल सेतु पर से जाते हैं मालूम नहीं है 17,000 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट हुआ है। कोस्टल रोड पे जाएंगे 13,000 करोड़ लग गया है। बांद्रा वर्सोवा सीलिंग 11,000 करोड़ रुपया लगा है। और ये दूरदर्शिता के साथ सोचा गया है कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब झोपड़पट्टी उन्मूलन की बात चल रही है, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज। मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं कि आपने आपके 10 साल में क्या किया। और मित्रों, इसी तरह से महाराष्ट्र के लिए मोदी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया। 11 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई, 128 रेलवे स्टेशनों को नया बनाया गया, मुंबई महानगर क्षेत्र पूरा, पुणे और नागपुर, इसमें मेट्रो नेटवर्क का विकास किया। शिरडी और सिंधुदुर्ग में नए हवाई अड्डे बनाए। मुंबई कोस्टल रोड आगे में बचा ही चुका हूं, वाधवान बंदरगाह बता, बैन गंगा नल गंगा इंटरलिंक परियोजना भी शुरू की और इसको 85,000 करोड़ से आने वाले दिनों में 10 साल में पूरा किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपया खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का प्रस्ताव। पुणे कोल्हापुर हवाई अड्डों पर नए टर्मिनलों का भवन। 200 करोड़ से पालघर में बहुउद्देशीय बंदरगाह। 13,000 करोड़ के निवेश से टाटा पावर के साथ 2800 मेगावाट का बिजली का कारखाना। लॉजिस्टिक पार्क 673 करोड़ की लागत से। विदर्भ के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए 11,000 करोड़ की परियोजनाएं। 11 औद्योगिक कॉरिडोर जो करे, इसमें से भारत सरकार ने 3 महाराष्ट्र को दिए। मोदी सरकार ने दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र को भी मंजूरी दी। 60,000 करोड़ से समृद्धि महामार्ग बनाया और 12 टेक्सटाइल पार्क में से 7 महाराष्ट्र को दिए। देश में कुल 12 टेक्सटाइल पार्क बने, उसमें से 7 महाराष्ट्र को दिए। वर्धा, हिंगोली, लातूर, ठाणे, पुणे, सांगली और कोल्हापुर। मित्रों, मैं जब राजनीति की शुरुआत की थी तब महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या को देश भर में इसकी चर्चा होती है क्या, क्यों महाराष्ट्र में इतने किसान। कई कमीशन बने, कई रिपोर्ट हुई, कई सरकारें आई और गई। पहली महायुति की सरकार आई, हमने जलयुक्त शिवार बनाए, और अब दूसरी बीच में एकनाथ जी की सरकार आई,
और अब तीसरी सरकार आई, हमने विदर्भ और मराठावाड़ के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसको कभी सूखा न पड़े ऐसे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई है मित्रों। तब जाकर किसानों की आत्महत्या समाप्त होती है। न एग्रीकल्चर पानी के बगैर चल सकता है, न इंडस्ट्री पानी के बगैर चल सकती है, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री नहीं चलती तो ट्रेड का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मगर हम जब काम करते हैं तब ये सारी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। ये तभी होता है जब समस्या के मूल में जाकर कोई चिंता करने वाला व्यक्ति होता है। देश भर में इस प्रकार से मैं देश के सभी राज्यों के लिए इस प्रकार का भाषण कर सकता हूं, तभी तो जाकर पूरा देश का इकोनॉमी 11 नंबर से 4थे नंबर पर आया है। देश भर में सिमेट्रिक विकास हुआ है। 1,51,000 करोड़ रुपया 2014 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च के लिए था, और आज वो बढ़कर 10,95,000 करोड़ हर साल किया। 8 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे में वृद्धि, इसके सबसे बड़ा अगर फायदा है तो मेरे सामने बैठे हुए चैम्बर के और इंडस्ट्री के लोगों को है। क्योंकि देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़े, बंदरगाह बढ़े, रेलवे बढ़े, माल ढोने के लिए रेलवे की नई लाइनें बिछाई जाए, इसका मैक्सिमम फायदा अगर किसी को होता है तो चैम्बर को होता है, इंडस्ट्री को होता है, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर को होते। आपके तीनों कंपोनेंट इसके लाभान्वित होने वाले एक काम है। और एक साथ पूरे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले जितनी ग्रिड थी, इससे 100% से ज्यादा, मतलब 107% ग्रिड नई लगाने का काम ये 10 साल में हुआ है। बिजली की ग्रिड की मैं बात कर रहा हूं। कई प्रकार के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, और हमेशा ये उठाते रहते हैं कि हमारी ग्रांट कम कर दी। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का ये आंकड़ा बोला हूं, इसको छूइए ही मत। इसके अलावे डिवोल्यूशन की ग्रांट होती है, डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड जो भारत सरकार देती है। ये कहते हैं कि हमें अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। मैं उनको कहने आया हूं कि जब आपकी 10 साल सरकार चली, 4 से 14, आपने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ रुपया दिया था। जरा जोर से बोलना भाई, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 24 में 1,91,000 को बढ़ाकर 7,82,000 करोड़ रुपया देने